बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पित्ते की पथरी हमारा मौजू है। इसमें हम ये देखेंगे कि पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती कैसे हैं। पथरी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पथरियाँ भी हो सकती हैं, और इनके बनने की वजूहात क्या होती हैं, ये वजूहात हम देखेंगे। और इसके बाद वो पेशेंट जो पित्ते की पथरी में मुब्तला होता है उसकी सिम्टम क्या होती हैं, यानी अलामात क्या, ये भी देखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि इसके लिए टेस्ट कौन से करवाए जा सकते हैं। फिर इससे आगे जाके ये देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं अगर ज़्यादा देर पित्ते के अंदर पथरी रहे और उसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए या ऑपरेट ना करवाई जाए, तो कॉम्प्लिकेशन कौन सी पैदा हो सकती हैं, ये भी देखेंगे। और एंड पे आके इसका मैं आपको होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। कुछ मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा जिनके खाने से ये पित्ते की पथरी जो है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि ये पित्ते के अंदर पथरी जो है ये क्यों बनती है। और नाजरीन, पित्ते की जो पथरी है इसका मेडिकल ज़ुबान में जो नाम है वो है कोलीलिथियासिस। यानी जब आपके सामने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर यही लफ्ज़ लिखा होता है, कोलीलिथियासिस। तो ये इसका मेडिकल का नाम है। कोलीलिथियासिस का मतलब है कि हार्ड स्टोन इन गॉल ब्लैडर इस कॉल्ड कोलीलिथियासिस। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हार्ड हो जाए तो इसको कोलीलिथियासिस कहते हैं। तो नाजरीन, अगर दुनिया भर में इस बीमारी का जायज़ा लिया जाए तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिकन के अंदर बाकी ममालिक की निस्बत ये कोलीलिथियासिस यानी पित्ते की जो पथरी है ये बहुत ज़्यादा है। और अगर दुनिया भर में इस बात का जायज़ा लें कि क्या ये बीमारी मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है, तो मर्दों की निस्बत औरतों में ये बीमारी ज़्यादा है। 6% जो लोग हैं मर्दों में वो इस बीमारी में मुब्तला हैं, और औरतों में 10% जो औरतें हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं ये मल्टीपल स्टोन भी हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा, और ये सिंगल स्टोन भी हो सकती है। इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी हम काजेज़ देखते हैं कि ये पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती क्यों हैं, वो कौन सी वजूहात हैं, वो हमारी कौन सी मिस्टेक हैं, या वो जिस्म के अंदर कौन सी चेंजिंग है जिनकी वजह से पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं। इस बात का जायज़ा हम लेते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इसके मतलब आपको बाकी डिटेल बताऊं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये मैं कैमरे के सामने करता हूं, इसे आप देखें। इसके ऊपर ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने सारा बनाया है इसमें मैंने इसोफिगस बनाई है, खुराक की नाली मैंने इसमें स्टमक बनाया, मैदा बनाया, और इसके बाद मैदे के नीचे मैंने पेंक्रियाज यानी लबलबा वो बनाया, और एक साइड पर लिवर यानी जिगर, और इस लिवर के अंदर ही मैंने ये जिसको मैंने येलो कलर दिया है, ये पित्ता है, गॉल ब्लैडर है। और इसके साथ जो इसकी नाली है वो कॉमन बाइल डक्ट या सीबीडी उसको कहते हैं, और साथ में जो पेंक्रियाटिक डक्ट भी मैंने दिखाई है। तो ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देख लें। इसके बाद आगे जो है इस पर बात करते हैं। तो ये नाजरीन, अपने ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया था, एक तस्वीर बनाई थी, ये आपने देख ली। तो ये जो गॉल ब्लैडर है या पित्ता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से लेके इसोफिगस खुराक की नाली, फिर स्टमक, और फिर इसके नीचे पेंक्रियाज और पेंक्रियाटिक डक्ट मैंने आपको दिखाई। यानी वो जो पेंक्रियाज के दरमियान में एक नाली आती है जिसमें पेंक्रियाज से जो जूसेस आते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, वो उस पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वही जगह
जहाँ पे पेंक्रियाज से जूसेस आती हैं, उसी जगह पर पित्ते का जो पानी है, जिसको कि मेडिकल ज़बान में बाइल कहते हैं, हकीम लोग इसको सुफरा कहते हैं, ये पित्ते के अंदर एक कड़वा किस्म का जो पानी है ये पाया जाता है और ये जिगर के अंदर बनता है। हेपेटो साइट्स जो इसके सेल्स होते हैं ना जिगर के, उनको कहते हैं हेपेटोसाइट्स। वहाँ ये बनता है और ये फिर एक जगह पे स्टोर हो जाता है। जिस जगह पे ये पानी स्टोर होता है उसको गाल ब्लैडर कहते हैं या पित्ता कहते हैं। और ये जो पानी है इसकी पहले तो हम देखते हैं कंपोजिशन क्या है। जब इसकी कंपोजिशन की आपको समझ आ जाएगी तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा इस बात को समझना। इसमें ये जो बाइल है, ये जो कड़वा सा पानी है, इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसमें 98% वाटर होता है। बकाया जो 2% रह गया, उस 2% में बकाया 5 चीज़ें हैं। कुछ बाइल साल्ट है और कोलेस्ट्रॉल है, बिलिरुबिन है, फैटी एसिड है और लेसिथीन है। तो नाज़रीन, ये 5-6 चीज़ें जो इसकी कंपोजिशन में आती हैं, जब इसकी कंपोजिशन में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, यानी कंपोजिशन का बैलेंस जो है वो सही नहीं रहता, यानी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, एक चीज़ की मिकदार बढ़ गई, दूसरी की मिकदार कम हो गई, तो फिर पित्ते की पथरियाँ बनना शुरू होती हैं। और इसमें भी ख़ास करके ये होगी पहली वजह। पित्ते की पथरियाँ बनने की 4 वजूहत हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि कंपोजिशन जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। बाइल की कंपोजिशन का डिसबैलेंस हो जाना, ये पित्ते की पथरियों की पहली वजह है। अब इसकी दूसरी वजह क्या है पित्ते की पथरियाँ बनने की? जो कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो फिर भी पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल मिकदार जो है वो 0.5 है, जबकि इससे जब मिकदार कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाती है तो फिर वो जो बाइल है वो गाढ़ा हो जाता है और उसके अंदर वो जो पथरियाँ बनने का अमल है वो शुरू हो जाता है। ये होगी इसकी दूसरी वजह। पहली वजह मैं आपको रिपीट कर दूं, कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाए बाइल की तो उससे पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं। दूसरी वजह कोलेस्ट्रॉल की मिकदार अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से पित्ते के अंदर पथरियाँ बनते हैं। और तीसरी वजह है बिलिरुबिन, एक बात है येलो कलर का, ये जॉन्डिस में बढ़ जाता है। ये एक दूसरी बीमारी जॉन्डिस, ये पीलिया भी जिसको कहते हैं, आंखें पीली हो जाना, नाखून पीले हो जाना, उसमें भी ये मादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। अच्छा, इसकी मिकदार पित्ते के अंदर अगर बढ़ जाए, यानी ये उसकी कंपोजिशन का एक हिस्सा है। नॉर्मल इसकी मिकदार होती है 0.2% और वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी 0.5%। अब ये तो इसकी नॉर्मल है ना, इससे अगर ये ज़्यादा हो जाता है 0.2 की बजाय 0.3, 0.4, 0.5 या इससे ऊपर जितना भी ये ज़्यादा होता जाए, इससे भी पित्ते के अंदर पथरियाँ बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और पित्ते की पथरियाँ ये चलिए वो मैं बाद में बताता हूँ कि ये 2 किस्मों की होती हैं। अभी ये 4 पॉइंट हम क्लियर कर लें, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, पित्ते में पथरियाँ बनने की चौथी वजह क्या है? पित्ता या गाल ब्लैडर जो है ये फैलता और सिकुड़ता रहता है। जब ये भर जाता है बाइल से तो फिर इसमें फैलाव आता है और जब ये फिर सिकुड़ता है तो उसके अंदर जो बाइल यानी वो जो पानी पाया जाता है कड़वा सा जिसे बाइल कहते हैं, वो बाइल डक्ट के ज़रिए से वो हमारी छोटी आंत तक पहुंचता है, पेंक्रियाटिक डक्ट में जाके मिलता है और फिर वो दोनों जो हैं वो छोटी आंत में वो खुलती हैं। यानी पित्ते का सिकुड़ना और फैलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका सिकुड़ाव और फैलाव रुक जाए किसी वजह से तो फिर भी वो पानी जो है वो आउट नहीं होता।
और वो अंदर ही स्टोर रहता है और फिर वो हार्ड हो जाता है और उससे भी पथरियाँ बनती हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं नाज़रीन, 4 वजूहत हैं जिसकी बिना पे पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं। आप, मेरा ख्याल है इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ चुके होंगे ये 4 वजूहत। इससे आगे चलते हैं। पित्ते की पथरियाँ कितनी किस्मों की हैं? 2 बड़ी किस्में। अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से पित्ते के अंदर पथरियाँ बने तो एक किस्म ये है कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ, और दूसरी किस्म जो है वो है जब बिलिरुबिन जो मादा है जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से पित्ते के अंदर पथरियाँ बने, तो ये दूसरी किस्म की पथरियाँ हैं। इन्हें पिगमेंटल स्टोन कहते हैं। ये पिगमेंट की वजह से ये बनती है, यानी पिगमेंटल स्टोन इन्हें कहते हैं। तो ये 2 बड़ी किस्में हैं पित्ते की पथरियों की। अब आगे चलते हैं कि सिम्टम क्या होती हैं पित्ते की पथरियों के। जो मरीज़ होते हैं उनकी इलामात क्या होती हैं। तो नाजरीन, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि 50% से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं एसिम्टोमेटिक यानी उनकी सिम्टम नहीं होती, एसिम्टोमेटिक होते हैं, इलामात नहीं शो करते। 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इलामात शो नहीं करते, और बहुत कम तादाद जो है पेशेंट की उनकी इलामात शो होती हैं। इलामात क्या हैं, उसमें मैं 5 अलामतें आपको बताता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि पित्ते की पथरी यानी अपने आप को है या किसी और पेशेंट को है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट को है, आपको पता चल जाएगा। वो 5 अलामतें मैं आपको बताता हूँ। सीवियर एब्डोमिनल पेन एक अलामत है राइट साइड में। अगर आप अपना ये जो पेट है इसके 4 हिस्से करें, 4 लकीरें लगाएं, तो जो ये चौथा हिस्सा ये साइड है राइट साइड जो आपकी, इस एरिया में दर्द शुरू होती है, और वो दर्द जो है वो सीवियर किस्म की होती है। वो दर्द एक्सटेंड होती है ये ऊपर शोल्डर की तरफ, बैक साइड पर एक्सटेंड होती है। तो पहली अलामत होगी सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये इसकी पहली अलामत होगी। दूसरी अलामत ऐसे मरीजों की है नाजिया। नाजिया का मतलब होता है दिल ख़राब होना, जैसे उबाक, उसको उर्दू में कहते हैं कि उबाक आते हैं, उबकाइयाँ आती हैं, दिल ख़राब होना। ये कंडीशन जो होती है इसको मेडिकल में एंजाइटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत है वोमिटिंग। कुछ पेशेंट में ये अलामत शो होती है, कुछ में नहीं होती। वोमिटिंग यानी उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। चौथी अलामत है ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका जो स्टूल है वो क्ले कलर का होता है। क्ले मतलब मिट्टी के रंग का, मटियाला उनका जो स्टूल यानी पखाना जो होता है वो होता है। पांचवी अलामत भी कुछ पेशेंट में शो होती है, बाद में नहीं होती। ये हाई फीवर होती है, यानी 102 से ऊपर बुखार ऐसे मरीजों को जो है वो होता है। तो ये 5 अलामतें हैं, 5 सिम्टम हैं जिनमें ये 5 सिम्टम पाए जाएं फिर उनका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ वाज़े इसकी समझ आ जाएगी। अल्ट्रासाउंड के अलावा आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप देख लें और उसमें बिलिरुबिन का लेवल देख लें। उससे आपको पथरियों की जो किस्म है उसका अंदाज़ा होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल की पथरी हैं या पिगमेंटल हैं, ये स्टोन है। तो ये 2 टेस्ट आपको, एक तो ब्लड का टेस्ट और दूसरा आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड में उसकी मेजरमेंट हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि मल्टीपल स्टोन है या कोई एक सिंगल स्टोन है। तो ये 2 टेस्ट आपने करवाने हैं। इसके बाद नाजरीन हम देखते हैं कि अगर आपने सही तरीके से इलाज नहीं किया, देर कर दी है, आपको सिम्टम ही नहीं शो हुई और आपको पता ही नहीं चला और आप किसी डॉक्टर के पास गए नहीं, तो आपने अपने इलाज में देर कर दी, तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो क्या है वो बताते हैं। अगर ज़्यादा देर हो जाए पित्ते के अंदर पथरियाँ, तो फिर इससे ये होता है कि पित्ते के अंदर सोजिश आ जाती है
उन पथरियों की वजह से पित्ते के अंदर सोजिश आ जाती है। मेडिकल में इस कंडीशन को कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, यानी पित्ते की जो सोजिश है, मेडिकल ज़ुबान में इस कंडीशन को कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसके अलावा कोलेंगाइटिस एक कंडीशन है। ये है जब सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट जो पित्ते की तरफ वो नाली जाती है, जिसको कि कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जब उसके अंदर पथरियाँ हो जाएं या रुकावट हो जाए या स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये सारी सूरतें जो हैं ये मिल के कोलेंगाइटिस बना देती हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो है पैंक्रियाटाइटिस। आपने वो तस्वीर अगर गौर से देखी है तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, यानी ये जो पित्ते की नाली है, और दूसरी तरफ जो पैंक्रियाज की नाली है, ये दोनों एक जगह पे आपस में ये मिलती हैं, और फिर ये मिलने के बाद ये मुश्तरका तौर पर खुलती हैं इसमें छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, पैंक्रियाज का और ये गाल ब्लैडर का। सादा लफ्ज़ों में लबलबे का और ये जो पित्ता है, इसका आपस में एक रिलेशन बन जाता है इन नालियों की वजह से। और स्वेलिंग आगे बढ़ती बढ़ती जो है वो पैंक्रियाज तक भी चली जाती है। तो जब पैंक्रियाज में जाएगी तो इस कंडीशन को कहेंगे पैंक्रियाटाइटिस। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो नाज़रीन, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं अगर सही तरीके से आप बर वक्त पित्ते की पथरी का सही ट्रीटमेंट नहीं करते। अब हम आखिर में आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर तो शोबा एलोपैथिक में देखा जाए तो वो तो रिकमेंड करते हैं कि फौरी तौर पे आप पित्ते को रिमूव करवा दो, यानी सर्जरी करवा दो। उसमें ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है, एलोपैथिक शोबा में सर्जरी रिकमेंड की जाती है। लेकिन हमारा शोबा जो होम्योपैथिक है, इसमें हमारा दावा ये है कि अगर मरीज जो है उसकी सही तरीके से हमें समझ आ जाए, डायग्नोज हो जाए और फिर उसकी सही सिम्टम मिल जाए, तो उसके बाद उसका इलाज मेडिसिन से किया जा सकता है, और ये होता भी है इंशाल्लाह। मेरे अपने क्लिनिक पे काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो ये पित्ते की पथरी के मेरे पास आ रहे हैं। उनके मैं पहले अल्ट्रासाउंड भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर कोई देखना चाहे कि जब वो आए थे और साइज़ क्या था, और फिर जब उनकी वो पित्ते की पथरियाँ ख़त्म हो गई हैं, फिर दोबारा जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराए वो रिपोर्टें भी, उनकी फ़ोटोकॉपी भी मेरे पास मौजूद है। अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो वो देख भी सकता है मेरे साथ रब्ता करके, क्योंकि बाद लोग अभी तक भी ये अफवाहें फैला रहे हैं जी पित्ते की पथरी का कोई इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पित्ते की पथरी जो है उसका मैं तो कहता हूँ कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। उसका आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसके पास इलाज उसका मौजूद होगा। मैं आपको 10 दवाइयाँ बता देता हूँ इस सिलसिले में। तो दवाइयाँ बताने के बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने अपने थ्रू इलाज नहीं करना, आप फिर भी किसी डॉक्टर के पास ही जाएं। ये दवाइयाँ बताने का मकसद ये है कि मेरे कुछ जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ये उनकी डिमांड होती है कि सर आप जब भी कोई वीडियो बनाएं आप साथ में कुछ मेडिसिन जो है वो भी रिकमेंड किया करें, ताकि हम लोग आगे उसको मज़ीद स्टडी कर लें, हमारी रहनुमाई हो जाए। तो ये तो मैं उनकी खातिर ज़्यादातर ये जो मेडिसिन आपको बताता हूँ ये उनकी खातिर बताता हूँ। पेशेंट को मैं यही कहूँगा कि आप अपने थ्रू ये जाके मेरे कहने पे, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ख़रीद कर खुद ना लें, क्योंकि जो जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो आपकी सिम्टम को एनालाइज कर सकता है उस तरीके से आप नहीं कर सकते। और होम्योपैथिक इलाज जो है ये बेस करता है सिम्टम पे। सिम्टम लेने के बाद दवाई की सिलेक्शन होती है। तो ये सिम्टम डिफरेंट होती हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पित्ते की पथरियों के जो पेशेंट हैं इनमें 50% से ज़्यादा तो पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सिम्टम होती ही नहीं है, और जिनमें होती हैं उनकी भी सिम्टम डिफरेंट होती हैं। मसलन कुछ पेशेंट हैं उनको नाजिया नहीं होता, कुछ हैं उनको वोमिटिंग वाली अलामत नहीं होती, और कुछ हैं उनके एब्डोमिनल पेन जो है
वो होता तो है लेकिन हल्का सा होता है, और कुछ का स्टूल का कलर कुछ और हो सकता है। यानी ये सिम्टम जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। होम्योपैथिक का ये भी कहना है कि आप हर पेशेंट जो है उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखो, क्योंकि कुदरत ने हर शख्स जो है वो दूसरे से जुदा बनाया है। कभी भी दुनिया में ये जो आप अंगूठा लगाते हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो अंगूठा लगाते हो, इसकी वजह यह है कि कभी भी दो बंदों के अंगूठे एक जैसे नहीं होते। तो इसी तरह बज़ाहिर तो हमारी दो आंखें सबकी तो एक जैसी होंगी, हमारा जो मैदा है तमाम लोगों में एक ही मैदा होता है। बज़ाहिर तो ऐसे ही है कि मैदे की कारकर्दगी एक जैसी होगी लेकिन डिफरेंट होती है। आँखों की कारकर्दगी डिफरेंट होती है, दिमाग की कारकर्दगी सब लोगों में डिफरेंट होती है। इसी तरह जितने भी आर्गन हैं, लीवर की कारकर्दगी डिफरेंट होती है, इम्यून सिस्टम सब लोगों का डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो पेशेंट होता है, जो बीमार होता है, उसकी सिम्टम भी डिफरेंट होती हैं, और इसी इंडिविजुअलिटी को हम मद्देनज़र रखते हुए उसकी दवाई की सिलेक्शन करते हैं। तो इसलिए मैं ये आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप कभी भी अपने थ्रू दवाई स्टोर से जाके ख़रीद के ना लें। आप तलाश करें कोई अच्छा सा कॉम्पिटेंट पढ़ा लिखा तजर्बाकार एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसकी तलाश करें और उसके क्लिनिक पे चले जाएं, उसे जाके अपने टेस्ट भी दिखाएं, अपनी इलामात बताएं, वो आपका अच्छा इलाज कर सकेगा। तो नाज़रीन, मैंने वादा किया था कि मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा, वो आपको बताता हूं कि इसमें टॉप 10 मेडिसिन मैं आपको बताता हूं जो इस सिलसिले में इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है कि किसी एक बीमारी के हवाले से 200-200 300 हमारी मेडिसिन है, लेकिन ये टॉप 10 मेडिसिन जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक मेडिसिन है फेलचूरी। ये 6X पोटेंसी में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, और ख़ास करके ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके लिए बेहतर है। जब आपके पेशेंट का हाजमा ख़राब हो, यानी आपका साथ में ये पित्ते की पथरियाँ तो हैं ही, लेकिन साथ में हाजमे की खराबी भी अगर हो तो फिर ये दवाई कारामद होती है। और दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम, 30 पोटेंसी में इसे इस्तेमाल करना है। ये भी बदहज़मी और मैदे के अमराज इसके साथ होंगे, और ये जो 40 से ऊपर के लोग होंगे उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, और ख़ास करके मर्द हज़रात के लिए ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगी। तीसरी दवाई लेक्सिस है 200 में, और ये जब सोजिश बढ़ जाए, पित्ते के अंदर सोजिश हो जाए, यानी कोलिसिस्टाइटिस वाली कंडीशन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर ये दवाई जो है इसे आप याद करें। इसका इस्तेमाल भी आप 1 डोज डेली आप दे सकते हैं। हाइड्रास्टिस दवाई है, चौथी दवाई। ये जब जिगर के अंदर कैंसर हो जाए तो उस वक्त तेज़ चुभने वाले दर्द होते हों तो उस वक्त इस दवाई का इस्तेमाल होता है। एक दवाई, 5वीं दवाई है चाइना। चाइना जिगर के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, और पेट के अंदर अगर गैस रहती हो, टाइट किस्म का पेट हो जाए और आपका सारा एरिया बड़ा टाइट हो जाए, तो फिर चाइना जो है कारामद रहती है। 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें। एक नेट्रम सल्फ छठी दवाई है, इसे आप 6X में इस्तेमाल करें। इसकी 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। और कोलेस्ट्रीनम, नाज़रीन मैंने शुरू में बताया कि पथरियों की 2 किस्में हैं, एक कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, दूसरी बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उससे बनती हैं। तो अगर तो आप कोई टेस्ट करवा लेते हो, ब्लड टेस्ट, और उसमें पता चल जाता है कि ये पथरियाँ कोलेस्ट्रॉल से हैं, तो ये दवाई जो कोलेस्ट्रीनम, इसका इस्तेमाल आप करें, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद अगर औरतें आपके पास आती हैं इस बीमारी में मुब्तला और उनको पेट की भी खराबियाँ हैं, तो दीगर उनकी अलामात लेने के बाद ये पल्साडीला दवाई उन पर फिट आ सकती है, बड़े अच्छे असरात ये दिखाती है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। चैलिडोनियम, चैलिडोनियम आप जब बिलिरुबिन की वजह से पथरियाँ, पिगमेंटल स्टोन हो, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करें, इसके अच्छे रिजल्ट होंगे। और इसके बाद है चियोनेंथिस, तो ये हर किस्म की पथरियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है चियोनेंथिस। नाज़रीन ये 10 दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं, इनका इस्तेमाल इस पित्ते की पथरियों में बड़ा मुफीद पाया गया है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, मेरे पास तो काफ़ी सारे पेशेंट हैं पित्ते की पथरी के, और मैंने बारहा इन अद्वियात को इस्तेमाल किया और मैंने देखा है तो बड़े अच्छे असरात दिखाती हैं ये। और मरीज़ जो है उसे घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बार वक्त आ जाता है और अपना इलाज शुरू कर लेता है तो इंशाल्लाह वो पित्ते की पथरियाँ जो हैं
उससे छुटकारा मिल जाएगा उसको, और उसका दोबारा पित्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। उसकी जो मैंने शुरू में बताया जो कंपोजिशन है इसकी बाइल की, वो दोबारा सेट हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये वीडियो जो मैंने आपके सामने ये रखी, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। पित्ते की पथरी के मरीज जो अक्सर डरे रहते हैं कि अब क्या होगा, और वो ऑपरेशन से भी डरते हैं, और कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ऑपरेशन के जो अखराजात हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो फिर बड़े घबराए रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि आप बिल्कुल ना घबराएं। इसका इलाज 100% मौजूद है। आप किसी अच्छे कंपिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, इंशाल्लाह इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का, सुनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझते हुए आप इसको शेयर करें, दूसरों तक फैलाएं। ये एक ऐसा इल्म है कि इसको दूसरों तक फैलाना चाहिए। ये जो मेडिकल का इल्म है, जितना लोगों को इसका इल्म होगा उतना उनकी बेहतरी होगी, और वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ में जो मुब्तला लोग हैं उनका ये खौफ भी जाता रहेगा। और ये सस्ता तरीन इलाज भी है होम्योपैथिक, इस पर कोई इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। तो इस तरह उन लोगों को अगर शिफा मिलेगी तो वो आपको दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।